हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, वंशागति का आणविक सिद्धांत। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर वो कौन सा मटेरियल है या पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है। ठीक, तो हमें पता चलने को तो चल गया था कि जेनेटिक कैरेक्टर को ले जाने का काम न्यूक्लिक एसिड करता है, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, और मैक्सिमम कौन लेके जाता है? डीएनए लेके जाता है। ठीक, तो आज हमें ये पढ़ना है कि ये कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कौन जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, कौन आनुवांशिक पदार्थ है, ये कैसे सिद्ध किया गया, इसको कौन प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, इस बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक होगा? एविडेंस ऑफ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये आपको एविडेंस यानी सबूत देना होगा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक न्यू हैं या जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको और उनके सभी फ्रेंड्स को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आइए हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? एविडेंस ऑफ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो देखो, अब जब मेंडल जेनेटिक्स का ला दे रहे थे, मेंडल आप पढ़े होंगे, इसके पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए थे, जो न्यू है वो जाके देख सकता है कि मेंडल ने फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, तीनों ला दिया था। तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि हम जीन का, डीएनए का, मतलब न्यूक्लियस का स्टडी कर सकें। तो उस समय बस इतना बोला गया कि न्यूक्लियस, कि क्या, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस ही हो। न्यूक्लियस वो पदार्थ होता है जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है और किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाता है। क्या बोला गया उस वक्त? क्योंकि किसी को कुछ क्लियर नहीं था, कुछ नहीं पता था कि सेल के अंदर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है गाल्जी बॉडी, कुछ नहीं, क्योंकि हम अभी तक खोजे नहीं थे। हमारे पास तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि हम जिससे देख सकें। तो हम कहते थे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और वही न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करता है और किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है। ठीक, तो बाद में काफ़ी जब साइंस एडवांस हुआ, हम डिस्कवर किए हैं माइक्रोस्कोप को, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर तो तीन चीज़ें हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड है। पहले तो न्यूक्लिक एसिड है ना, आपको हम पीछे ही पढ़ा चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और उस न्यूक्लिक एसिड में क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। तीन चीजें हैं। कौन कौन? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। अब सबसे बड़ी समस्या यही फंसी ना कि आप तो उस वक्त बोल दिए कि न्यूक्लियस जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है, पर न्यूक्लियस के अंदर तो तीन लोग हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। तो इन तीनों में से कौन लेके जाता है? क्या तीनों लेके जाते हैं कि क्या कोई एक लेके जाता है? कौन लेके जाता है? यही सबसे बड़ी उस वक्त की समस्या थी कि जेनेटिक कैरेक्टर को ले कौन जाता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करेंगे कि इन तीनों में से वो कौन सा पदार्थ है जो जेनेटिक मटेरियल को ले जाता है और क्यों, और कौन जेनेटिक कैरेक्टर को ले जाता है और इसमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो पता चला आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन तीनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन है। आप आज न जानते हो कि डीएनए है, उस वक्त के साइंटिस्टों को क्लियर नहीं था। तो हम एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला डीएनए मैक्सिमम टाइम, आरएनए मिनिमम टाइम जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, प्रोटीन नहीं होता। और इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कैसे प्रूव किया जाएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और इस बात को सबसे पहले प्रूव ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट।
कौन सा नाम था उसका? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो उस बैक्टीरिया से जिससे न्यूमोनिया होता है, जिसको स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी बोलते हैं, उसी बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि ये डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? बहुत ही इजी कंसेप्ट है, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आप अच्छे से ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्लियर समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिए, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को सबसे पहले किसने प्रूव किया था? ग्रिफिथ ने। किसने किया था? ग्रिफिथ ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। इन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था न्यूमोकोकस निमोनी। ये वही बैक्टीरिया है जिससे न्यूमोनिया होता है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन किया गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस बात को किसने प्रूव किया, तो आप बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इस बात को ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके किया था, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक, इन्होंने कैसे किया था? देखिए, यही बात आपको समझना है। क्या किया था? इन्होंने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को लिया था। क्या किया था? न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को लेकर के दो तरीके का कल्चर मीडियम दिया था। आप अच्छे से पढ़ें कि बैक्टीरिया को कल्चर के लिए अगार अगार यूज किया जाता है। कल्चर का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या किया था? दो अलग अलग तरीके का दिया था न्यूट्रिशन, है ना। तो इसमें भी बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस, इसमें भी बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस। अब इन्होंने क्या किया? क्लियर समझिए, इन्होंने दो कल्चर मीडियम लिया, दो न्यूट्रिशन का मीडियम लिया, उसमें अलग अलग कंपाउंड रखा और इस बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया। क्या करा दिया? इस बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया। तो इसमें से एक जो बैक्टीरिया था, ऐसे समझ लो ये बैक्टीरिया है, एक जो बैक्टीरिया था उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का एक लेयर बन गया। क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड का एक लेयर बन गया, जिसकी वजह से ये रफ हो गया। रफ हो गया, ठीक, रफ स्ट्रेन। इसको क्या नाम दिया गया? रफ स्ट्रेन, या शॉर्टकट में बुक में आपको आर स्ट्रेन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। और दूसरा बैक्टीरिया, उस पे वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो वैसे का वैसा स्मूथ रह गया। कैसा रह गया? स्मूथ रह गया, इसलिए उसको क्या बोला गया? स्मूथ स्ट्रेन, या फिर एस स्ट्रेन। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होगी ना कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को लिया, उसको इन्होंने कल्चर मीडियम में उगा दिया, तो एक बैक्टीरिया पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से उसको रफ स्ट्रेन नाम दिया गया, क्योंकि वो लेयर होने की वजह से वो रफ हो गया। ठीक, और उसे आर स्ट्रेन कहा गया। दूसरे बैक्टीरिया पे लेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए उसको आर स्ट्रेन नहीं कहा गया। ये लेयर किसका है भाई? ये लेयर पॉलीसैकेराइड का है। याद रखिएगा कि लेयर किसका है? पॉलीसैकेराइड का है। ठीक, अब ये जो पॉलीसैकेराइड था ये वायरुलेंट था। क्या था? वायरुलेंट। ये वायरुलेंट था, मतलब ये केमिकल सिक्रेट करता था, केमिकल सिक्रेट करता था जो कि पॉइजनस था। याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा कि स्मूथ पे लेयर नहीं बना, जिसकी वजह से कुछ नहीं सिक्रेट होता था, पर इधर रफ पे लेयर बन गया। तो वो लेयर क्या करता था? वो पॉलीसैकेराइड का जो लेयर होता था, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, वो लेयर क्या था? वायरुलेंट था, जो क्या करता था? केमिकल सिक्रेट करता था, और वो केमिकल पॉइजनस था। कैसा था भाई? केमिकल पॉइजनस था, पैथोजेनिक था। ये केमिकल की वजह से ही सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके आगे बढ़ने से पहले आप क्या करेंगे? बस इतना याद रखेंगे कि ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को अलग अलग कल्चर मीडियम में उगाया, जिसमें से एक रफ स्ट्रेन बना, दूसरा स्मूथ बना। रफ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का वॉल लेयर बन गया था, और उस लेयर की वजह से ऐसा केमिकल सिक्रेट करता था कि वो वायरुलेंट था, और केमिकल की वजह से वो पॉइजनस था। ठीक, तो याद रखना कि आर स्ट्रेन पॉइजनस है। रफ वाला जिस पे लेयर बनेगा वो पॉइजनस होगा, और जो स्मूथ है वो पॉइजनस नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। ठीक,
आराम से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, देखो आर स्ट्रेन लिया। क्या लिया? आर स्ट्रेन। ठीक, अब इसे माइस लिया, माइस माने चूहा, माइस लिया, उसमें इंजेक्ट करा दिया। क्या करा दिया? इंजेक्ट मतलब प्रवेश करा दिया। तो माइस का क्या हो गया? डेथ। क्लियर हुआ कि नहीं? आर स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया तो रफ वायरुलेंट था, लेयर था, तो केमिकल सिक्रेट करेगा जिसकी वजह से चूहे की क्या होगी? मौत हो गई। ठीक, अब एस स्ट्रेन लिया, इसको कहां इंजेक्ट किया? माइस में। चूहा क्या रहा? लाइव। डेथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एस स्मूथ पे कोई लेयर नहीं बना था, पॉइजनस नहीं था, जिसकी वजह से डेथ नहीं हो सका। कोई दिक्कत? क्लियर। अब देखो सेकंड स्टेप क्या किया इन्होंने, आराम से एकदम समझो। सेकंड स्टेप क्या किया? देखो अब एस स्ट्रेन जब इंटर करा रहे हैं तो उस पर लेयर नहीं है, पॉइजन नहीं है, उससे डेथ नहीं हो रहा है। तो चाहे एस को नॉर्मली इंटर करा देवे या एस को हीट करके इस बैक्टीरिया को मार करके इंटर करावे, कोई चेंज नहीं होगा। तो तुम आप खुद को तुमको समझाने के लिए हम ऐसे बता देते हैं। एस स्ट्रेन लिया, ठीक, अब क्या किया? हीट किल्ड किया, मतलब गर्म करके मार दिया। फिर क्या कर दिया? इंजेक्ट करा दिया। किसके अंदर? माइस में। चूहा लाइव रहा। क्यों? क्योंकि जब एस स्ट्रेन पॉइजनस है ही नहीं तो उससे कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। जब कोई इफेक्ट नहीं होगा तो चाहे उसको लाइव पे डाले, चाहे उसको डेथ करके डाले, माइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आर स्ट्रेन लिया, अब इसको क्या किया? हीट किल्ड, फिर इंजेक्ट करा दिया माइस में। माइस क्या रहा? लाइव रहा। देखो अब समझो ये बात, देखो बात बदल गई। देखो आर को हीट किल्ड किया, मतलब गरम करके इसको आर स्ट्रैंड वाले को मार दिया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या रहा? लाइव रहा। देखो ऊपर देखो, ये आर देखो, यहाँ आर देखो। इस आर में क्या था? वो लाइव था, बैक्टीरिया लाइव था, इसलिए माइस का क्या कर गया? डेथ। लेकिन इस आर में देखो बैक्टीरिया क्या कर गया है? डेथ, इसलिए माइस को मार नहीं पाया। अब दोनों को मिला करके थर्ड स्टेप बोला। थर्ड स्टेप क्या किया? ध्यान से देखना, क्लियर। बताओ, एस स्ट्रेन को हीट करके किल्ड करके उसको इंटर करा रहे हैं, मर रहे हैं? नहीं। तो इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन लिया, ठीक, एस स्ट्रेन लिया, कैसा? लाइव लिया था, जिंदा लिया था, ठीक, एस स्ट्रेन को लाइव लिया था। अब देखो एस स्ट्रेन को लाइव ले रहे हैं तो चूहा मर रहा है? नहीं। अब उसी में क्या किया था कि आर स्ट्रेन लिया था। देखो आर स्ट्रेन से चूहा मर रहा है ना, लेकिन आर स्ट्रेन को क्या किया था? डेथ किया था। क्या कर दिया था? डेथ। देखो क्योंकि आर से डेथ से चूहा नहीं मर रहा है। अब इंजेक्ट किया था माइस में। कहाँ? माइस। क्या हो गया उसका? डेथ। देखो यही कहानी खत्म। यही समझना है। यही लाइन क्लियर हुई तो एक्सपेरिमेंट क्लियर, नहीं तो बस फंस जाओगे तुम। देखो जब लाइव, देखो लाइव एस स्ट्रेन को चूहे में डालते हैं तो चूहा नहीं मरता है, और डेथ आर स्ट्रेन को भी चूहा में डालते हैं तो नहीं मरता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके डालते हैं तो चूहा मर जाता है। पर ऐसा क्या हुआ होगा? तो ऐसा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो क्या कहा कि ये जो मरा हुआ आर था, क्या मरा हुआ आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो जिंदा एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। किसमें? आर में, यानी उसके ऊपर लेयर बना दिया। अब ये आर जो बना वो क्या था? लाइव था, और आर लाइव की वजह से चूहा का क्या होता है? डेथ, और चूहा मर गया। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है जो ट्रांसफॉर्म करके गया और इससे चूहे का डेथ हुआ।
एक बार एक्सपेरिमेंट को क्लियर फिर समझो। क्या किया उन्होंने, आर स्ट्रेन को डाला तो चूहे का डेथ हो गया। क्यों? क्योंकि आर रफ था, लेयर बना था, पॉइजनस था। एस को डाला तो चूहा का डेथ नहीं हुआ, ठीक। लेकिन फिर उसी तरह आर को हीट करके डाला तो चूहे का डेथ नहीं हुआ, क्योंकि हीट करने से सारे इफेक्ट खत्म हो गए थे। अब एस से हो नहीं रहा था तो तुम चाहे नॉर्मल डालो चाहे हीट करके डालो, चूहे का डेथ नहीं होगा। लेकिन जब जिंदा एस स्ट्रेन में मरे हुए आर को डाला तो चूहा मर गया। तो उन्होंने क्या कहा कि आर से तो नहीं इफेक्ट होता था क्योंकि ये मरा है, एस से भी नहीं होता था, लेकिन जब दोनों को मिक्स किए तो ये जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब परिवर्तन, चेंज कर दिया। किसमें? आर स्ट्रेन में। मतलब ये वाला इसके ऊपर लेयर बना दिया। जैसे ये वाला बैक्टीरिया था, ये मरा था, ये वाला बैक्टीरिया स्मूथ था, तो ये बैक्टीरिया इसके ऊपर ऐसे इस पे भी लेयर बनवा दिया। अब ये भी पॉइजनस हो गया, तो पॉइजनस होने की वजह से क्या हो गया, उसका डेथ हो गया। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे उसका डेथ हो गया। अतः इससे प्रूव होता है कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में क्या था, डीएनए था। अतः डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। यही ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। क्या बोला उन्होंने कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में डीएनए था, अतः इससे प्रूव होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कई साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं हुए कि आप कुछ भी क्लियर नहीं कहें, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। आप यहां पर हम लोगों को फंसा करके बस कह रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कोई अच्छा सा एविडेंस दीजिए कि जिससे हम मान ले कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको साइड कर दिया गया। तो 3 साइंटिस्ट मिल करके ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए थे और उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। देखो यहां अभी भी सस्पेक्ट है, क्यों? क्योंकि बस ये इसको बदल दिया, पर हमें क्लियर नहीं हुआ कि डीएनए बदला, कि आरएनए बदला, कि प्रोटीन बदला। वास्तव में तीनों में से किसने बदला हमें क्लियर नहीं है, इसलिए यहां पर डाउट है। तो इसी बात को क्लियर किसने किया, 3 साइंटिस्ट ने, एवेरी, मैक्लिओड, मैककॉर्टी। इन तीनों ने मिल करके इस बात को क्लियर किया। इन्होंने किया क्या था, उन्होंने ग्रिफिथ के इसी 3rd स्टेप वाले एक्सपेरिमेंट को और क्लियर करके और ओपन करके समझाया था। तो याद रखिएगा कि यानी ग्रिफिथ ने पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाए थे, इसलिए अब हम पढ़ेंगे एवेरी, मैक्लिओड, मैककॉर्टी। इन तीनों का एक्सपेरिमेंट किसका हेल्प से, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। ठीक है, आइए देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। क्या वो प्रूव कर पाते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है? आइए देखते हैं। देखो बच्चों, देखो एक्सपेरिमेंट ऑफ एवेरी, मैक्लिओड एंड एमसी कॉटकी, यानी मैककॉर्टी। ठीक, इन तीनों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने क्या क्लियर किया था? देखो एकदम इजी है, इतना इजी कि हम आप सोच नहीं सकते। देखो सारा डाउट ग्रिफिथ के 3rd स्टेप में था। किस स्टेप में था? लो हम एक टेस्ट ट्यूब बना करके तुमको समझाते हैं। देखो ठीक, अब इसमें क्या है, देखो एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, ये कंडीशन था। एस क्या है, स्मूथ, ये लाइव है, ये डेथ है। ठीक, ये लाइव है ना। इसी को कहां इंजेक्ट कर रहे हैं, माइस, तो माइस का क्या हो रहा है, डेथ। ठीक, इसी स्टेप में सारा सस्पेक्शन, सारा डाउट है कि कैसे एस स्ट्रेन लाइव आर को डेथ पे डाल रहे हैं, तो कैसे माउस का डेथ हो रहा है, कैसे आर एस को चेंज कर दे रहा है आर में। देखो इसी बात को इन तीनों ने क्लियर किया। इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया था। कौन से एंजाइम? 3 एंजाइम। पहला डीएनएज, बेटा याद रखना कि अगर ऐसे ASE स्मॉल वर्ड में जुड़ा है तो एंजाइम होता है। आरएनएज, ठीक, और प्रोटीएज। एस एंजाइम के लास्ट में आता है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डीएनए और डीएनएज में क्या अंतर है, आरएनए और आरएनएज में क्या अंतर है। तो पहले यही याद रखना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, डीएनए को पचा देता है। आरएनए
आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, पर आरएनए वो एंजाइम है जो आरएनए को पचा देता है, आरएनए को, और प्रोटीएज प्रोटीन को। यानी ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है, ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये 3 एंजाइम को यूज किया। देखो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने आरएनए डाला, पहले प्रोटीएज डाला। क्या डाला? प्रोटीएज। तो तुम अब ध्यान से सोचो, ये फर्स्ट है। देखो इन्होंने क्या किया था, उसी के 3rd स्टेप को उठा करके उसमें क्या डाल दिया? प्रोटीएज। जब प्रोटीएज डाला तो क्या डाइजेस्ट हो जाएगा? प्रोटीन। फिर भी चूहा मर गया, तो यानी प्रोटीन पच गया। प्रोटीन पचने के बाद भी चूहा मर गया, यानी चूहा में जो माइस में जो कैरेक्टर लात रहा था वो प्रोटीन नहीं था। अगर प्रोटीन होता तो कैरेक्टर यहाँ से यहाँ पहुँचता ही नहीं और चूहा कभी मरता ही नहीं। यानी ये क्लियर हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब देखो स्टेप सेकंड में उन्होंने क्या किया। स्टेप सेकंड में देखो फिर से सेम एक्सपेरिमेंट, सेम फिर से टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक, सेम कंडीशन है बच्चा। अब इसमें क्या डाला? आरएनए। किसमें? माइस में। फिर से क्या हो गया? डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ। तो क्या बोला गया कि आरएनए किसको पचाता है? आरएनए को। यानी इस कंडीशन में से आरएनए पच गया, फिर भी चूहा मर रहा है, क्योंकि अगर आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो आरएनए के पचते ही कैरेक्टर नहीं आता और चूहे का डेथ नहीं होता। यानी आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देखो 3rd स्टेप में क्या किया, फिर से टेस्ट ट्यूब लिया, सेम कंडीशन, और इस वक्त क्या डाल दिया? डीएनए, ठीक, माइस में। तो चूहा क्या हो गया? लाइव रहा, इसका डेथ ही नहीं हुआ। तो देखो कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने। बोला कि जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला, क्या डाइजेस्ट हो गया? डीएनए। और डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो वो जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहा था वही नहीं रहा, तो कैरेक्टर नहीं आया। और कैरेक्टर न आने से चूहा क्या हुआ? मरा नहीं। देखो यानी आर को, ये जो आर रफ स्ट्रेन था ये एस को कन्वर्ट करा देता था, किसमें? आर में। तो ये आर को एस में कौन कन्वर्ट कराता था? इसी का सस्पेक्शन था। यही तो पूरी समस्या था कि वो कौन है जो आर को एस में बदलवा रहा है। तो हम पहले प्रोटीन को रोक दिए, फिर भी बदला, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हम आरएनए को रोक दिए, फिर भी बदला, यानी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने डीएनए को रोक दिया तो डीएनए को रोकते ही ये बदलाव रुक गया और चूहा का डेथ नहीं हुआ। तो हमने क्या बोला कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर के ये बात सही तरीके से प्रूव कर दिया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, फिर भी कुछ साइंटिस्ट अब भी मानने को तैयार नहीं थे। ये तो क्लियर कर लिए कि हाँ प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। आपसे एग्जाम में किया जाएगा क्वेश्चन कि एवेरी, मैक्लियॉड, मैकॉर्टकी से क्या प्रूव हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल कौन नहीं हो सकता? तो कौन नहीं हो सकता? प्रोटीन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? प्रोटीन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी लोगों को डाउट था कि प्रोटीन और डीएनए इन दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए को तो अलग कर दिया था लोगों ने, आरएनए को तो मान लिया कि नहीं आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन किसमें प्रोटीन और डीएनए में साइंटिस्टों को डाउट था कि नहीं इन दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है। कोई इस एक्सपेरिमेंट को भी नहीं मान रहा था। तब फिर से 2 साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके 100% ये क्लियर किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बल्कि कौन होता है? डीएनए। और उनका एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हॉर्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो हम आपको बताते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। तो ठीक, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता था? प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। लेकिन फिर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हॉर्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो बच्चा, हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इनसे ये बात 100% प्रूव कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। आपको पूछेगा ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि डीएनए और आरएनए नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो हॉर्स एंड चेज के एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि डीएनए और प्रोटीन में से डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ऐसे वायरस पे किया था जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज,
हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? बैक्टीरियोफेज पे किया था। ये क्या करता है? ये वायरस है। ये क्या है भाई? वायरस है। ये वायरस बैक्टीरिया को किल करता है। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हम आपको एक एक वर्ड क्लियर कर देंगे कि हर्श एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज वायरस पे किया था। ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग कल्चर मीडियम में उगाया। कैसे अलग? दो अलग कल्चर मीडियम। ठीक, पहले कल्चर मीडियम में क्या रखा था? आराम समझो, रेडियो एक्टिव लिया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। दूसरे कल्चर मीडियम में क्या रखा था? रेडियो एक्टिव सल्फर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, इस बात को प्रूफ हर्शे एंड चेज ने किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया था। ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक, इन्होंने इसको दो कल्चर मीडियम में उगाया, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस, दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर। तो जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस में उगाया उसके अंदर क्या था? फास्फोरस। जिसको सल्फर में उगाया उसके अंदर क्या था? सल्फर। अब समझ रहे हो, फास्फोरस का मतलब डीएनए होता है। उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? डीएनए के तौर पे था। क्यों? क्योंकि फास्फोरस केवल डीएनए में होता है, ना कि प्रोटीन में। और जो सल्फर था उसमें क्या था? प्रोटीन था। क्यों? क्योंकि सल्फर केवल प्रोटीन में होता है। याद रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाएगा, डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस। सल्फर नहीं होता। आरएनए और प्रोटीन में क्या होता है? हाँ, सल्फर। फास्फोरस नहीं होता। ठीक, तो जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस में उगाया तो उसमें फास्फोरस यानी डीएनए का फॉर्मेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में उगाया उसमें सल्फर यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। दोनों में यहाँ तक में कोई डाउट ना। उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसको दो अलग अलग कल्चर मीडियम में उगा दिया, एक में फास्फोरस एक में सल्फर। तो फास्फोरस में फास्फोरस से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। और क्योंकि आप जानते हैं, देखो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तो यही है। और इधर देखो, अब इधर सल्फर से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब उन्होंने क्या किया? इन्होंने ये देखो बैक्टीरिया ले लिया, बैक्टीरिया ले, उसी पे दोनों को अटैक करा दिया। उसी पे दोनों का क्या करा दिया? अटैक करा दिया। तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला था वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर गया। क्या कर गया? इंटर कर गया। इंटर कर गया और उस बैक्टीरिया को क्या कर दिया? किल कर दिया। किल कर दिया बैक्टीरिया को, डेथ कर दिया, इफेक्ट कर दिया। ठीक, तो पता चला ओ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके किल कर दिया। ठीक, लेकिन जब हम प्रोटीन डालें, एक ही में नहीं डालते बैक्टीरिया में, अलग अलग में डालते हैं। जब हम प्रोटीन डालें तो अंदर एंट्री नहीं हुआ, नो चेंज, न तो किल हुआ न तो डेथ हुआ। तो हम समझ गए, यानी प्रोटीन डालने पर कोई परिवर्तन ही नहीं है, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जैसे ही डीएनए डाल रहे हैं तुरंत सारा उसको किल कर रहा है, डेथ कर रहा है, यानी डीएनए कैरेक्टर को चेंज कर दे रहा है। यानी जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। ठीक, तो इस तरीके से हम इन सभी एक्सपेरिमेंट से अब हमने ये पाया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। पर याद रखिएगा, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, पर कहाँ? जहाँ डीएनए नहीं पाया जाता है, जैसे कि वायरस में और स्पेशली प्लांट वायरस में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में सेंट्रल डोग्मा, अब उसे स्टार्ट करेंगे। डुप्लीकेशन रिप्लीकेशन क्या होता है आप अच्छे से समझ जाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ों को समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।